छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत गुस्सा करता था रमेश। इस बात को जाने बगैर ही अनामिका ने उससे शादी कर ली। ऐसा करके गोविंद ने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर ही दी। साथ ही साथ अब अनामिका की जिंदगी पूरी तरह से नरक बन गई। मारपीट के वजह से सर पे चोट के निशान लगे होते थे, गालों पे उंगलियों के निशान। अनामिका बस उदास होकर चुपचाप बैठी रहती थी और अपना आंसू बहाते रहती थी। एक बार गोविंद अपनी बेटी से मिलने आया। आके वो सोफे पे बैठा। उधर शारदा उन्हें देखकर मनी मन कहने लगी, हे भगवान, बस रमेश बाहर ना निकल के आए। पहले से ही बहू अनामिका के सर पे चोट है, गालों पे पंजे के निशान। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं बहू के पिताजी देख के वो क्या कहेंगे। बस आपसे इतनी प्रार्थना है वो घर से बाहर ना निकल आए। वो इस तरह मन ही मन घबरा ही रही थी। तभी गोविंद कहने लगते हैं, बहन, अनामिका नहीं है क्या? काफी देर से बैठा हूँ, अभी तक आई नहीं। अरे हाँ भैया, मैं तो बताना भूल गई थी। वो सब्जियां लाने बाहर गई हुई है, पता नहीं कब आएगी। आप फिर कभी आइएगा। उसकी ये बात सुनकर गोविंद बड़ा दुखी हो जाता है। बिल्कुल उसी वक्त प्रसाद आते हैं। वो शारदा की बातें सुन लेते हैं। दिमाग खराब हो गया शारदा, समधी से कोई ऐसे बात करता है क्या? वो अपनी बेटी से मिलने आए हैं। नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते। गोविंद, सब कुशल मंगल ना? आपके सामने ही हूँ, सब बढ़िया है। शहर आया था काम से, सोचा बेटी से मिल के जाऊं, इसीलिए यहाँ पे आ गया। पर आके लग रहा है कि मैंने तकलीफ दे दी। मजाक किया हो गोविंद, ये तुम्हारी बेटी का घर है, कभी भी आ सकते हो, कितने भी दिन रह सकते हो। तुम्हारे आने पे हमें खुशी मिली, तकलीफ क्यों होगी? रुको रुको, अनामिका आ रही है, पेट भर के खा के तभी जाना। आपने कह दिया, यही बहुत है भाई साहब, मेरा पेट यहीं भर गया। प्रसाद गोविंद हंसी मजाक में बातचीत कर रहे थे। शारदा लेकिन बहुत परेशान थी। तब तक अंदर से रमेश बाहर हॉल में आता है। ससुर जी को देखकर वो बात करने लगता है। गोविंद भी मनी मन बहुत खुश होते हैं। फिर रमेश बड़े प्यार से, अनामिका, कॉफी ले आना, वो कहता है। अनामिका जो किचन में थी, उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही डर के मारे उसने ये भी नहीं देखा कॉफी गर्म है, कप में है या नहीं। वो भागकर लेकर आती है, कॉफी रमेश को देती है। फिर देखती है पिताजी गोविंद वहाँ पे आए हुए हैं। बेटी के सर पे चोट, गालों पे उंगलियों के निशान देखकर गोविंद के आंखें भर आती है। अरे गोविंद, पति पत्नी में थोड़ी लड़ाई हो गई, बेटे को गुस्सा आ गया। मैं उससे बात करूँगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं हूँ ना, समझ सकता हूँ। बेटी को ऐसी हालत में देखकर किसे बुरा नहीं लगेगा। प्रसाद इस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। गोविंद भी यही सोचते हैं कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसी बात आम है। इस तरह से वो खुद को संभालते हैं। तब तक जो कॉफी रमेश को दिया गया था वो ठंडा है। इस बात से रमेश को बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्से के मारे वो सब भूल गया कि उसके माँ, पिताजी, ससुर जी सब हॉल में ही खड़े हैं। गुस्से के मारे हाथ में लिए कॉफी को वो अनामिका के मुंह पे जाके फेंक देता है। तुम में इतना अकड़, तुम मुझे ठंडी कॉफी लाकर दियो पीने के लिए? इतना कहकर रमेश अनामिका के गालों पे कस के एक थप्पड़ लगाया। ऐसी परिस्थिति में शारदा ने सोचा कि कहीं बेटे पे इल्जाम न लगे, इसलिए वो कहने लगी, तुम एक भी काम क्या ठीक से नहीं कर सकती हो बहू? दिमाग कहीं और ही रहता है। जितना भी समझाओ उसे, ये एक काम ठीक से नहीं करती है। तुमसे शादी करवा के मैं और मेरे बेटे को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। क्योंकि मेरा बेटा है इसीलिए वो तुम्हें मान लिया है, कोई और होता तो छोड़ के चला जाता। शारदा जो कुछ कह रही है वो सच नहीं है, ये बात गोविंद भी समझ रहे थे। लेकिन उनसे तर्क वितर्क करने से अनामिका की जिंदगी और बदतर हो जाएगी, ये सोचकर वो आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका घर का सारा काम काज करके, खाना वाना पका के बिस्तर पे लेटे लेटे अपने फोन पे गाना सुन रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त अनुराधा का भेजा हुआ एक कराटे वीडियो अनामिका देखती है। हेलो फ्रेंड्स, आजकल लड़कियों को आत्मरक्षा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आजकल आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ लड़कियों पर बहुत क्रूरता होती है, इसीलिए आप लोगों की मदद के लिए एक कराटे वीडियो बना के मैं अपलोड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर मदद करेगी। ऐसा कहने के बाद कैसे कराटे करना है वो सिखाती है।
अनामिका उस वीडियो को देखकर कराटे सीखने की कोशिश करने लगती है। अनामिका को जब भी वक्त मिलता था वो इधर उधर का समय निकाल के फोन पे देखकर कराटे सीखने लगी। देख देख कर अनामिका ने पूरी तरह से कराटे सीख लिया। एक दिन खाने के टेबल पर सब लोग जब खाना खा रहे थे, खाने में ठीक से नमक नहीं था। इस वजह से रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो अनामिका पे हाथ उठा देता है। अनामिका तुरंत रमेश का हाथ पकड़ लेती है। दूसरे हाथ से रमेश का गला पकड़ के उसे कस के थप्पड़ लगाती है। ये सब देखकर शारदा डर के मारे कांपने लगती है और भाग के एक कोने में जाके बैठ जाती है। पर ये सब देख के प्रसाद की हंसी छूट जाती है। शाबाश बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम माँ बेटे दोनों को कर दो। जनता ता चिता चिता जनता ताता। वो बहुत खुश होते हैं। रमेश को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से अनामिका ऐसे पलट जाएगी। वो सदमे में था। अनामिका की पिटाई खाने के बाद अनामिका को देखकर वो बार बार डर रहा था। क्या रे रमेश, तुम बस ग्रेजुएट होके एक क्लर्क की नौकरी कर रहे हो और एमबीए वाली लड़की को मार रहे हो। अब तक मैं धैर्य रखकर बैठी हुई थी क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह रही थी। रमेश मुंह खोल के बस अनामिका का चेहरा देखता रह गया। इतनी हिम्मत कि आप मेरे पिताजी के सामने हाथ उठाए। उन्हें इतने भी खुश होने ही नहीं दिए कि बेटी अपने ससुराल में सास ससुर के साथ खुश है। आप और आपकी माँ मिलके मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। ऐसा कहकर शारदा जो दुबक के कोने में बैठी थी उसके तरफ देखती है। फिर शारदा कहने लगती है, अरे ये तो मेरे तरफ आ रही है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा कह के जिस कपड़े में वो थी उसी हालत में वो भाग निकलती है। छोटी छोटी गलतियों पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे मारपीट करने से नहीं चलेगा। अरे बहू शांत हो जाओ, तुम्हारा ये भयानक रूप उन्होंने देख लिया। अब सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा, अब काम करो। ऐसा कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। शाम ढलने तक जब शारदा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो घर लौट आती है। बहू अनामिका से जाके वो माफी मांगती है। तब से शारदा और रमेश अपने अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्क के बाहर ही अनामिका का पानी पूरी का दुकान था। पति रमेश ससुर जी प्रसाद के साथ वो पानी पूरी का दुकान चलाती थी और अपने परिवार का देखभाल करती थी। अब चूंकि पार्क के आसपास कोई अन्य पानी पूरी की दुकान नहीं थी, इसीलिए अनामिका की पानी पूरी की बहुत डिमांड थी। हमेशा वहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, जिससे वो अच्छे पैसे भी कमाती थी। एक दिन अरविंद कॉलोनी में एक बड़ा ही खूबसूरत सा घर शारदा निवास, जिसे देखकर बुजुर्ग महिला पार्वती को बड़ी ईर्ष्या होती है। वो अपने पति ईश्वर के पास जाकर शारदा निवास के लिए मन में ईर्ष्या लेकर कहती है, देखो तो जरा, ये 2 दिन की लड़की गांव से शहर आई और इतना बड़ा घर बना ली। पार्वती के पति उसकी बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता चल गया, अब इसका सत्यानाश हो जाएगा। उसकी बातें सुन के पार्वती गुस्से से देखने लगती है। ईश्वर डर जाते हैं। उन्हें डरते देख पार्वती का मन शांत होता है। शारदा से मिलने की क्या जरूरत है पार्वती, हमारा अस्पताल का काम हो गया है, अब हम गांव लौट जाएंगे। हम तो कार से ही लौटेंगे। अच्छा लगेगा क्या? इतना दूर आने के बाद अगर ना मिले, आप मुंह बंद ही रखिए। कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हिलाते बस मेरे पीछे आइए। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। वैसे तुम्हारे अलावा इस बात को कोई मानेगा भी नहीं। पार्वती गुस्से से देखती है और जाके कॉलिंग बेल बजाती है। घर के अंदर सोफे पे बैठ के शारदा टीवी देख रही थी। कॉलिंग बेल की आवाज सुन के वो आके दरवाजा खोलती है। पार्वती और उसके पति ईश्वर को देखकर शारदा मन ही मन सोचने लगती है, बाप रे, ये क्यों आ गई? इसके मन में तो बहुत नफरत और ईर्ष्या है। गांव में इसे लोहे की महिला कहते हैं, अब ये मेरे घर क्यों आ गई? हे भगवान, हमें बचाइए। सोच ही रही थी कि पार्वती शारदा को धकेलते हुए घर के अंदर आके सोफे पे बैठ जाती है। बिना कुछ कहे उनके सामने सिंगल सोफा पे आके शारदा बैठ जाती है। पार्वती बिना कुछ कहे बस घूर घूर के उसके घर को ही देख रही थी। शारदा के बुलाने के बाद भी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। छिपकली की तरह तुमने बहुत देख लिया पार्वती। शारदा बहन तुम्हें कब से आवाज लगा रही है, सुनो। ईश्वर के पार्वती पार्वती कहने पे पार्वती देखती है, फिर कुछ अजीब सवाल पूछने लगती है। बिना मन के शारदा जवाब भी देती है। तब तक रमेश और अनामिका एक बड़ा सा कवर लेके शारदा के पास आते हैं।
सासू माँ, मैं और आपके बेटे हमारे पानी पूरी के दुकान जा रहे हैं। आप और बच्चे सावधान से रहिएगा, और हाँ, बच्चे लौटेंगे तो उन्हें मैगी बना के दे दीजिएगा। ठीक है बहू, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, बुरी नजर नहीं लगेगी। तुम लोग सावधानी से जाना। जाओ बहू जाओ। ठीक है माँ, जाके आता हूँ। इस तरह कह के रमेश और अनामिका बाइक से निकल जाते हैं। आहा शारदा, बहू पानी पूरी का धंधा करके घर बना ली और तुम लोग इतने अच्छे से रह रहे हो। ये बताओ, बहू की पानी पूरी की दुकान कहाँ है? गांव लौटते वक्त हम खा के जाएंगे। पार्वती की बातें सुन के शारदा मनी मन कहती है, वहाँ भी ये अपना लोहे का टांग लेके पहुँच जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे गलत पता बता देती है। पार्वती को लगता है सही है। तब तक प्रसाद वहाँ आ जाते हैं और सब सच बता देते हैं। आहा, लगता ही ये बहू का पानी पूरी का असर है। ठीक है शारदा, गांव में बहुत काम है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर पार्वती और ईश्वर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रसाद भी शारदा को बताकर पानी पूरी की दुकान की तरफ निकल जाते हैं। पार्वती गाड़ी से अनामिका के पानी पूरी के दुकान पहुँचती है। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आसपास और कोई दूसरा पानी पूरी का दुकान नहीं था। इसीलिए यहाँ इतना भीड़ है कि उसे समझ में आ जाता है। बस 2 दिनों के अंदर अपने जान पहचान के कमला और दशरथ के साथ मिलकर वो वहाँ पे एक पानी पूरी का दुकान खोल लेती है और बहुत ही कम भाव में पानी पूरी बेचने लगती है। कुछ ही दिनों के अंदर ऐसी हालत हो गई कि मानो अनामिका का व्यापार का दिवाला निकल गया हो। रात दिन देखे बिना शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका सभी के नींद हराम हो गए। उनके मन में एक रद्दी शांति नहीं थी। ऐसा मानो कि वो सब कुछ हार चुके हो। वो बस सोच रहे थे, अनामिका, क्या हम कोई आइसक्रीम का दुकान खोल ले? बहू, तरकीब अच्छी लग रही है। वो तो ठीक है माँ जी, पर अगर पार्वती को लगा कि उससे हम डर गए हैं और उसके डर से हम दुकान बंद कर लिए हैं, फिर उसका घमंड और अहंकार दोनों बढ़ जाएगा। जहन्नुम में जाए, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं शारदा, बहू सही कह रही है, और तुम तो हमसे ज्यादा बेहतर जानती हो पार्वती को। फिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो तुम क्या कहना चाहती हो? उसके डर से हम कोई दूसरा दुकान ना लगाए? ऐसा क्यों होगा माँ जी, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस मैं इतना सोच रही हूँ कि ऐसा क्या करे कि उसे मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। फिर हमें पानी पूरी बेचना होगा, कुछ अलग वैरायटी बना के, तभी जाके तुमने जो कहा वो काम करेगा। बिल्कुल सही कहा, पर पानी पूरी में क्या वैरायटी होगा? पानी पूरी अगर वैरायटी में बेचे फिर कैसे हो सकता है? कहकर अनामिका सोचने लगी। उसके साथ साथ शारदा, प्रसाद और रमेश भी सोचने लगे। तभी वहाँ पे अचानक से उसे एक फायर इंजन की आवाज सुनाई देती है। अनामिका के दिमाग में फायर पानी पूरी की तरकीब आती है। वो खुशी खुशी सभी को देखते हुए, सासू माँ, पिताजी, अजी सुन रहे हैं, एक तरकीब आई है। इस तरह आज तक किसी ने नहीं किया है, कहीं भी नहीं हुआ है। हम करेंगे। जहाँ हमारे पानी पूरी के दुकान का दिवाला निकल गया, बिल्कुल उसी जगह पे हम फायर पानी पूरी बेचना शुरू करेंगे। क्या बहू, फायर पानी पूरी? ये क्या होता है बहू? मुझे पता है माँ जी, कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति के बारे में मुझे पता है बहू। इस तरह खुश होकर उस रात सब सो जाते हैं। फिर 2 दिन निकल जाता है। पुरानी पानी पूरी के दुकान पर अनामिका अपने परिवार के साथ फायर पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। वहाँ से सभी गुजरने वाले अनामिका के मुंह से फायर पानी पूरी का नाम सुन के उसे टेस्ट करने के लिए वहाँ आने लगते हैं। वो उसका स्वाद लेते हैं। उस दिन से उन्हें नया और अधिक स्वादिष्ट लगने लगता है अनामिका का फायर पानी पूरी। उसे खाने के लिए लोग वहाँ पे भीड़ लगा देते हैं और इस वजह से कमला, दशरथ का पानी पूरी का दुकान का दिवाला निकल जाता है। फिर उन्होंने भी फायर पानी पूरी बनाने का सोचा। फिर एक दिन कमला, दशरथ, पार्वती, ईश्वर सभी मिलके अनामिका का फायर पानी पूरी खाने के लिए उसके दुकान पे आते हैं। उन्हें देखकर उन्हें सबक सिखाने के लिए ज्यादा मिर्ची डालकर कमला, दशरथ, पार्वती सभी को वो पानी पूरी खाने के लिए देती है, पर ईश्वर को वो सामान्य फायर पानी पूरी ही देती है। कमला, दशरथ और पार्वती खुशी खुशी फायर पानी पूरी सीधा मुंह में डालती है। जैसे ही पानी पूरी मुंह में जाता है, बस उतनी ही देर में वो मिर्च के मारे चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर शारदा और अनामिका की हंसी नहीं रुकती।
तब से फायर पानी पूरी का दुकान शुरू करके उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।